नमस्कार साथियों। एक बार आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ संस्कृत डिपार्टमेंट की वैकेंसी को लेकर के। ठीक है। इस सेगमेंट में अपन चर्चा करने वाले हैं कि भाई पहली बात तो भर्ती आपकी कब आएगी। पहला जो सवाल रहेगा वो ये है कि आपकी भर्ती कब आने वाली है। पहला सवाल क्या है? भर्ती कब। संस्कृत डिपार्टमेंट के अलावा जो सामान्य शिक्षा की भर्ती आने वाली है वो कब आएगी। दूसरी बात, इसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका, भाई भर्ती कब आएगी। भर्ती के बाद आपकी कट ऑफ, क्या कट ऑफ को लेकर के जो खूबिया रहता है उस कट ऑफ को लेकर के क्या करने वाले हैं अपन, चर्चा करने वाले हैं। तीसरा, इसके अलावा कट ऑफ की बात कर लेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे कि आगामी जो 3 महीने बाद लगभग 28 दिसंबर को आपका पेपर है। ढाई लगभग आपके पास है 80-85 दिन के आसपास बचे हुए हैं कि इन 3 महीने में क्या रणनीति रहनी चाहिए। 3 महीने की रणनीति। ठीक है, 3 महीने की रणनीति। इसके अलावा चौथी बात, बुक्स। भाई कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए अपन को फर्स्ट पेपर को लेकर के। यहाँ मैं बात करूंगा केवल फर्स्ट पेपर की। किसकी? फर्स्ट पेपर की। यदि आपको किसी और पेपर के बारे में पूछना तो वो पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल देना। ठीक है। इसके बाद जो मैं बात करने वाला हूँ, पांचवा आपका जो सेगमेंट रहेगा, तो पांचवें सेगमेंट में अपन बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की। कि आगामी 3 महीने में किस तरह की स्ट्रेटेजी रहे, या जब सामान्य शिक्षा का पेपर रहेगा तो उसके लिए किस तरह से अपन टाइम मैनेजमेंट करें। क्या बात रहेगी आपकी टाइम मैनेजमेंट की। और सबसे लास्ट में टेस्ट सीरीज। क्या? टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू प्रैक्टिस। इस सेगमेंट को लेकर भी क्या करेंगे अपन, चर्चा। तो आज की जो चर्चा के बचे हैं आपके 5-6 पॉइंट हैं। एक एक करके मैं चर्चा चालू करता हूँ। सबसे पहले भर्ती कब आएगी। पहला पॉइंट है आपकी भर्ती कब आने वाली है। तो ध्यान रखना, अभी सरकार द्वारा जो आपकी संस्कृत सॉरी क्या बोलते हैं सामान्य शिक्षा वाले जो वैकेंसी है इसको लेकर के डीपीसी की जा रही है। क्या की जा रही है? डीपीसी। लगभग 10,000 पदों की क्या होने वाली है, डीपीसी होने वाली है। अगले सप्ताह से चालू होने वाली है डीपीसी आपकी। जैसे ही डीपीसी खत्म होगी उसके बाद जहाँ तक मुझे आइडिया है और जहाँ तक के अनुमान लगा सकता हूँ मैं बता सकता हूँ आपको, कम से कम 7,500 से 8,000 वैकेंसी आने वाली है आपकी। कितनी? 7,500 से 8,000। किसमें आएगी? सामान्य शिक्षा में। कितनी आएंगी? 7,500 प्लस वैकेंसी। इतनी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएंगी। कब देखने को मिलेंगी? तो ध्यान रखना, जहाँ तक मैं कह सकता हूँ आपको, इस साल के अंत तक आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और अगले साल जुलाई के बाद कभी भी आपका पेपर हो सकता है। कब? जुलाई के बाद। वैकेंसी कब देखने को मिल जाएगी आपको? इस साल के अंत तक, या अंत या इससे पहले ही देखने को मिल जाएगी। और जुलाई बाद आपका क्या हो जाएगा? पेपर हो जाएगा। तो लगभग लगभग आप क्या बोलते हैं, मोटा मोटा आपको 6-7 महीने का टाइम मिल जाएगा। ये तो हो गई इस वैकेंसी की बात। और दूसरी बात करता हूँ मैं कट ऑफ को लेकर के। किसको लेकर के? कट ऑफ को लेकर के। तो ध्यान रखना, चाहे आपका सामान्य शिक्षा का पेपर हो, चाहे आपका संस्कृत शिक्षा का पेपर हो, कट ऑफ हमेशा सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर? सब्जेक्ट के ऊपर। यदि आप मैथ से हो, साइंस बैकग्राउंड से हो, तो आपकी कट ऑफ लगभग लगभग क्वालिफाइंग मार्क्स के आसपास जाती है, जैसा आपको पता होगा। लेकिन यदि आप एसएस से हो, आप संस्कृत से हो, हिंदी से हो, इंग्लिश से हो, तो कट ऑफ लगभग 350 प्लस 300 के आसपास, 300 से ऊपर ही रहती है। तो आपको हमेशा कोशिश ये रखनी है कि भाई चाहे कितनी भी कट ऑफ जाए, और ये कट ऑफ जो डिपेंड करती है वो पेपर के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर? पेपर के ऊपर। पेपर कैसा है, इजी लेवल का पेपर है, मॉडरेट है, टफ है। 3 पेपर की कंडीशन होते हैं, उनमें से किस कंडीशन का पेपर है। फिर भी मैं मोटे मोटे मान के चलूंगा, आप तो 350 प्लस मान के चलो। चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, किसी भी विषय का हो, कितनी कट ऑफ मान के चलनी है हमें? 350 प्लस। और यहाँ पे रणनीति क्या रखनी है हमको कि भाई किसी भी तरीके से जो फर्स्ट पेपर है, कौन सा है? फर्स्ट पेपर है, उसमें मुझे 150 प्लस लेकर के आऊँ। कितने? 150 प्लस। जो आपका सेकंड पेपर है, कौन सा है? सेकंड पेपर। और सेकंड पेपर में मेरा स्कोर रहना चाहिए कम से कम 200 प्लस। तब आपके 350 प्लस क्या होगा? स्कोर। जिसकी जैसे जैसे भाई सब्जेक्ट होती है, जैसे हिंदी वाली है, कट ऑफ बोर्ड जाती है, तो वो अपने सब्जेक्ट में क्या करे? नंबर इंक्रीज करे। किस में करे? सब्जेक्ट में। यहाँ 150 प्लस की श्योरिटी मैं बता सकता हूँ आपको कि 150 प्लस नंबर किस तरह से आ सकते हैं। फर्स्ट पेपर को लेकर के मैं पूरी तरह से रणनीति आपको बता सकता हूँ कि 150 क्या 160-170 नंबर तक आप आराम से कवर कर सकते हो फर्स्ट पेपर में। आगे मैं बताने वाला हूँ, आपको बस बने रहना है, देखते रहना है। अब सुनना आगे बात कि 3 महीने की रणनीति।
जो आगामी आपका एग्जाम है कब है, 28 दिसंबर को। कब है, 28 दिसंबर को। 28 दिसंबर से आपके संस्कृत डिपार्टमेंट वाले एग्जाम है, जिसमें लगभग लगभग 347 वैकेंसी है। कितनी है, 347 वैकेंसी है। वैकेंसी बहुत कम है, ना के बराबर है। यदि मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन को देख लूँ, कैटेगरी वाइज इसको बांट लें, तो दो दो तीन तीन चार चार सीटें बटने आती हैं। तो वहाँ तो भाई स्वाभाविक सी बात है, 350 400 प्लस क्या रखने आपको, नंबर रखने ही रखने पड़ेंगे। अब आगे देखो कि इनको लेकर के अपन क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चार्ट लेकर के आया हूँ, आपको चार्ट को समझना। मैं यहाँ पे सेगमेंट की बात कर रहा हूँ आपसे एक एक करके, कि आपके 2022 का पेपर है। कब का पेपर है, 2022 का। जो सामान्य शिक्षा वाला पेपर हुआ था, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, चार आपके ग्रुप बांटे गए थे। चार ग्रुपों में आपके क्या हुए थे, पेपर हुए थे। इधर है आपके संस्कृत शिक्षा, जिसका ग्रुप ए और ग्रुप बी, दो ग्रुपों में क्या हुए थे, पेपर हुए थे आपके। कितने ग्रुपों में, दो ग्रुपों में। जो ये डाटा है, इस डाटा में जो आप ग्रुप ए और ग्रुप बी वाला पेपर देख रहे हो, ये नया वाला पेपर है। जो पहले पोस्टपोन्ड हो गया था, आपका खारिज हो गया था, पेपर आउट हो गया था, उस वजह से वो कैंसिल कर दिया था। उसके बाद जो पेपर लगा था उसका डाटा है। तो आप देखो इसको, डाटा को एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ढंग से आराम से समझ लो कि भाई किस सेगमेंट से कितने कितने क्वेश्चन आए, इसका आप आराम से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं बात करता हूँ कि करके आगे चर्चा चालू करता हूँ। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी की, इंडियन ज्योग्राफी की और राजस्थान ज्योग्राफी की। कौन सेगमेंट है आपका, ज्योग्राफी वाला सेगमेंट है। यहीं की यहीं मैं बुक्स बताता जाऊंगा आपको। जो आपके सेगमेंट है ना यहाँ पे, किसका, बुक्स वाला सेगमेंट है। ये बुक्स आपको यहीं की यहीं बताता जाऊंगा, आप नोट डाउन करते जाना एक एक करके, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे किसकी, वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी आप देखो, तीन 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 इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। इधर कितने आ रहे हैं, चार पांच इस तरह से क्या रह रहे हैं आपके क्वेश्चन। और वो तीन चार क्या रहते हैं आपके क्वेश्चन होते हैं। अब इन क्वेश्चनों में आपके टॉपिक कौन कौन से हैं? तो एक तो आपके ओशन है, एक आपका कॉन्टिनेंट है, एक आपका ग्लोबल विंड सिस्टम है। तीन टॉपिक है आपके मेजरली। कितने टॉपिक हैं, तीन। होने को और भी टॉपिक है, लेकिन वो किससे, एनवायरमेंट से जुड़े हुए टॉपिक है आपके। जैसे एनवायरमेंटल इश्यूज हुआ आपका। इसके अलावा एक टॉपिक और आपका पॉपुलेशन वाला, कौन सा, पॉपुलेशन। इसके अलावा एक माइग्रेशन है, पॉपुलेशन के साथ साथ कौन सा है, माइग्रेशन वाला टॉपिक है। वहां से आपके क्वेश्चन कितना है, तीन चार क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इसके लिए आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे क्या सोर्स यूज करना है इसके लिए। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, यहाँ पे आप एक बुक ले सकते हो, उसका नाम है महेश वर्णवाल। कौन सी, महेश वर्णवाल। महेश वर्णवाल को रेफरेंस बुक बना करके चलोगे। और साथ में याद रखना, मैं बता रहा हूँ आपको, जो न्यू एनसीईआरटी है आपकी, न्यू एनसीईआरटी में 11th और 12th वाली एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की। कौन सी, ज्योग्राफी की। आपकी इंडियन ज्योग्राफी के अलावा एक ज्योग्राफी और आती है, जिसमें आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत सेगमेंट आपको समझा रखा होता है, जिसमें सामाजिक आर्थिक संरचना के बारे में समझा रखा होता है। वो एनसीईआरटी आपको करंटली यूज करनी है उसके साथ, ठीक है। इसके बाद है इंडियन ज्योग्राफी वाला सेगमेंट। यहाँ देखो आप क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, पांच 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 पांच। यहाँ पे कितने आ रहे हैं, पांच पांच। अब यहाँ पे आप याद रखना, इंडियन ज्योग्राफी में आपके 90 तुले चैप्टर हैं। जैसे आपका सबसे पहले फिजिकल फीचर हो गया आपका, हाँ, जो आपकी भौगोलिक संरचना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके। दूसरे नंबर पर आपका मानसून है, ड्रेनेज है। कौन कौन सा है, मानसून है, ड्रेनेज है। इसके अलावा आपका क्या बोलते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज वाला टॉपिक आपका कौन सा है, एनर्जी रिसोर्सेज वाला टॉपिक है। इसके अलावा वेजिटेशन वाला टॉपिक आपके 90 तुले 5-7 टॉपिक है, इससे ज्यादा आपके टॉपिक नहीं है। हर टॉपिक से एक क्वेश्चन पुटअप हो रहा है। क्या हो रहा है, हर टॉपिक से एक क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी क्या पढ़ना है आपको, वही वापस से 9th क्लास वाली इंडियन ज्योग्राफी क्लास, इंडियन ज्योग्राफी की किताब। इसके अलावा 11th वाली इंडियन ज्योग्राफी, दोनों के लिए ज्योग्राफी यूज करनी है, 9th और 11th वाली। कौन सी, एनसीईआरटी। और साथ में महेश वर्णवाल को आप रेफरेंस के रूप में ले सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद राजस्थान की ज्योग्राफी आपके यहाँ क्वेश्चन देखो 8 9 11 10। तो लगभग लगभग ज्योग्राफी यहाँ पे 8 9 10 11 इस तरह से क्या आ रहे हैं क्वेश्चन आ रहे हैं। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना है कि राजस्थान ज्योग्राफी का बेटे क्या इसमें ज्यादा है। जितने वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों से क्वेश्चन आ रहे हैं, उतने अकेले किससे आ रहे हैं, राजस्थान ज्योग्राफी से आ रहे हैं। इस पे ज्यादा ही आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, ज्यादा ही आ रहे हैं, कम क्वेश्चन नहीं आ रहे। अब आपको यहाँ पे क्या रणनीति रखनी है। तो यहाँ पे आप आपकी जो राजस्थान अध्ययन की किताब है 6 से लेकर के 10वीं तक की, इसके अलावा जो ओल्ड राजस्थान अध्ययन है, कौन सी है, ओल्ड राजस्थान अध्ययन। जो इससे पहले जो ओल्ड राजस्थान अध्ययन चलती थी, उसकी जो बुक्स हैं उनको आपको क्या रखना है, रेफरेंस बुक के रूप में लेना है। साथ में आप चाहो तो हरिमोहन सक्सेना, पनोरमा, किसी भी गाइड को आपके साथ में ले सकते हो। क्लियर है। इसके बाद अब मैं बात करूंगा इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी। क्या है इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी। क्वेश्चन आ रहे हैं आपके यहाँ पे टोटल 22 यहाँ पे 24 पूछ लिए आपसे, कितने पूछ लिए 24। उधर कितने पूछ रखे हैं आपसे, 20 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। अब समझना, सबसे ज्यादा स्कोरिंग, सबसे ज्यादा आसान सेगमेंट है वो पॉलिटी वाला सेगमेंट है। कैसे, तो आप देखोगे आपके इंडियन पॉलिटी वाले सेगमेंट में या राजस्थान पॉलिटी वाले सेगमेंट में आपका बहुत सीमित सिलेबस दिया है। क्या दिया है, सीमित सिलेबस। जैसे 90 तुल्य टॉपिक है आपके। सबसे पहले 1919 1935 भाषा
केवल दो हैं आपके, कौन कौन सा है, 1919 और 1935 है। इसके बाद सीधा अम्बेडकर कॉन्ट्रीब्यूशन है और नेहरू कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसके बाद आप जाओगे तो सीधे आपकी आ जाएंगी फंडामेंटल राइट आ जाएंगे आपके, संविधान की विशेषताएं, फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, बीपीएसपी है आपकी, और राष्ट्रपति आपका, इसके अलावा प्रधानमंत्री आपका। यही की आपकी क्या हो जाती है पॉलिटी खत्म। इसके अलावा और मैं बात करता हूँ तो आपके दो टॉपिक और बच जाते हैं, जिसमें आपके एक प्रेशर ग्रुप वाला टॉपिक आ जाएगा, एक पॉलिटिकल पार्टी वाला टॉपिक, हाँ क्या आ जाएगा, टॉपिक आ जाएगा। इससे ज्यादा आपकी पॉलिटी नहीं है, ना तो आपको पार्लियामेंट पढ़ना है, ना ही आपको कोई आयोग पढ़ना है, ना ही संवैधानिक आयोग देखना है आपको, ना ही वैधानिक आयोग देखना है, ना ही इमरजेंसी वाला कॉन्सेप्ट देखना, ना कुछ और देखना। बहुत सीमित पॉलिटी है। और कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग लगभग 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, हर टॉपिक से एक क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, तो आप आसानी से कवर कर सकते हो इसको। इसके बाद राजस्थान पॉलिटी की मैं बात करूँ तो राजस्थान पॉलिटी में आपके क्या क्या सेगमेंट है, तो आपके में सिंपल सा राज्यपाल है, राज्यपाल के बाद आपका सीएम मंत्रिपरिषद है, इसके अलावा आपका सचिवालय, सीएस है आपका, सीएस के बाद विधानसभा पढ़नी है आपको, विधानसभा के बाद जिला प्रशासन आपके में है नहीं पढ़ना बिल्कुल भी आपको। केवल दो आयोग दिए हुए हैं आपको, कितने आयोग दिए हुए हैं, दो, एक एसएचआर से दिया हुआ है आपका, एक आरपीएस से दिया हुआ है। इसके अलावा कोई और आयोग भी नहीं दिया है क्या आपको, ना ही कोई विधिक अधिकार दिया गया है, ना ही किसी अधिनियम के बारे में आपसे पूछा गया है राजस्थान पॉलिटी में। केवल एक टॉपिक और है आपका पंचायती राज। तो बहुत छोटा सा सिलेबस आपके राजस्थान और इंडियन पॉलिटी का, लेकिन क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, 22। तो सबसे ज्यादा मैं तो कहूँगा आपसे इस पोर्शन पे क्या करना है, आपको विशेष फोकस करना है। कौन कौन से पोर्शन पे, राजस्थान और इंडियन पॉलिटी वाले पोर्शन पे क्या करना है आपको विशेष रूप से फोकस करना है, एक इस वाले पोर्शन पे और एक इस वाले पोर्शन पे। इसके बाद मैं बात करूंगा राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान की कला संस्कृति। यहाँ पे 10 और 11 अलग, 21 20 21 के आ रहे हैं आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। अब यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ना है एक्स्ट्रा, ना कोई गाइड पढ़नी है, ना कुछ और पढ़ना है। सिंपल सा मैं बता रहा हूँ आपको कि जो आपके राजस्थान हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है, इसका सिलेबस एज इट इज कहाँ से उठाया गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ 2005-6 में, उससे पहले जो आपकी राजस्थान अध्ययन की बुक चला करती थी, उससे एज इट इज आपका सिलेबस क्या किया गया, कॉपी पेस्ट किया गया। कहाँ से, 2005-6 में जो चलती थी। यदि आप किसी बच्चे के पास नहीं है तो वो कमेंट में लिख देना, मेरे पास उसकी पीडीएफ अवेलेबल्स है, मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे मैं इसको शेयर कर दूंगा। वहां से एज इट इज कॉपी किया गया है, जिसमें आपके क्या है, आपके गुर्जर प्रतिहार दे रखे हैं। इसकी गुर्जर प्रतिहार के अलावा अजमेर के चौहान है आपके, इसके अलावा और स्ट्रीम और कुछ भी नहीं है। फिर सीधे आपके दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध पढ़ने आपको, अब मुगलों के साथ संबंध पढ़ने, उसमें भी 90 तोले 5-7 राजा हैं आपके, ज्यादा राजा है नहीं। दिल्ली सल्तनत के साथ आप देखोगे तो कौन कौन से आ जाएंगे, रतन सिंह आ जाएगा आपका, मीर आ जाएगा आपका, कौन कौन से, रतन सिंह, मेजरली 2 राजा हैं इधर से। उधर से आप बात करोगे तो सांगा है, मान सिंह है, सांगा के अलावा मान सिंह है, प्रताप है, चंद्रसेन है, राय सिंह है, राज सिंह है, इन अपने 7-8 राजा हैं। इसी के साथ आपकी क्या हो जाती है हिस्ट्री पूरी की यहाँ पे खत्म। अब बात करते हैं, ये आपकी एंशिएंट और प्राचीन मिडाइवल हिस्ट्री आपकी। फिर मॉडर्न हिस्ट्री आपका सेगमेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पूरा पूरा देखना है, 1857 की क्रांति देखनी है आपको, प्रजामंडल देखना है आपको, प्रजामंडल के अलावा आपको क्या देखना है, आपके किसान आंदोलन है और एकीकरण वाला टॉपिक है। इसके साथ क्या हो जाती है, आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री खत्म हो जाती है। रहा कल्चर वाला सेगमेंट, कल्चर के लिए एक मात्र बुक बता रहा हूँ आपको, केवल 10वीं क्लास की, कौन सी, 10th क्लास की, जो न्यू वाली राजस्थान अध्ययन है, कौन सी, न्यू राजस्थान अध्ययन, इस बुक को पढ़ लेना भाई। 10वीं क्लास की न्यू राजस्थान अध्ययन, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जा रहा। अभी हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ है, इससे पहले भी प्रोफेसर वाला एग्जाम हुआ था, अभी संस्कृत डिपार्टमेंट वाला हुआ था, उससे सामान्य शिक्षा वाला हुआ था, उससे पहले आरएस वाला पेपर हुआ था। सारे की सारे जितने भी कल्चर वाले क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए, उस 10th क्लास के राजस्थान अध्ययन से पूछे गए। तो इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैं बात करता हूँ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी हर पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं, आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, ये फिक्स है, 20 क्वेश्चन ही आएंगे। साइकोलॉजी के लिए आप जिसने भी, आपने जहाँ से भी साइकोलॉजी पढ़ी है, जिस भी टीचर से आपने क्या पढ़ी है साइकोलॉजी, उसी टीचर के नोट्स को क्या करना, रेफरेंस के रूप में रखना। साथ में आपको एमसीक्यू करते रहना है। एमसीक्यू का मैं तरीका भी बताऊंगा किस तरह से आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट करने आगे आगे देखो। इसके बाद करंट सर्वे और आर्थिक समीक्षा, बजट और अर्थशास्त्र। तो इकोनॉमी के आपके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट की मैं बात करूँ, पहले इकोनॉमी की बात कर लेता हूँ। 4, 3, 5, 5 इस तरह से क्वेश्चन है आपके, कितने, 4, 3, 5, 5। इस पे 90 तुले आपके केवल 2 टॉपिक है। कितने टॉपिक है, 2। पहला टॉपिक कौन सा है आपका, तो पहला टॉपिक है आपके जितने भी आपके क्या बोलते हैं सेक्टर्स हैं, 3 सेक्टर है आपकी मेजरली, आपका प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, जिसमें आप कृषि, उद्योग और सेवा, इन तीनों के बारे में पढ़ना, वो भी इंडियन इकोनॉमी के रेफरेंस में। उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, आपको केवल आर्थिक समीक्षा का डाटा दोगे आप। इंडियन जो आर्थिक समीक्षा आती है, भारतीय आर्थिक समीक्षा आती है, उसका डाटा देखना, इसके अलावा कुछ भी नहीं देखना, ठीक है। दूसरा इसका एक टॉपिक और आपका फॉरेन ट्रेड वाला, विदेशी व्यापार वाला, उस टॉपिक को अच्छे से समझ लेना। यदि इसमें कोई सेगमेंट में, इकोनॉमी वाले सेगमेंट में कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसके मैं आराम से आपको इजी गोइंग नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा। सिंगल क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा।
इसके बाद मैं बात करूंगा आपसे करंट सर्वे आर्थिक समीक्षा बजट। मैंने आप लिख रखा है, ये राजस्थान वाला है। कौन सा है? राजस्थान का है। यहाँ पे किसका पढ़ना है आपको? इंडिया का पढ़ना है। किसका पढ़ना है? इंडिया का। इसका डाटा मैं अवेलेबल करा दूंगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, आपके अपने ऐप पर मैं क्या करा दूंगा, इसका अवेलेबल करा दूंगा आपको। यहाँ पे मैंने करंट आर्थिक समीक्षा बजट तीनों चीजें लिख रखी हैं आपको, तो ध्यान रखा। केवल आपसे राजस्थान की करंट पूछी गई है, स्पेशल रेफरेंस किसके संदर्भ में? राजस्थान के संदर्भ में। लेकिन मैंने खुद ने पेपरों का एनालिसिस किया, जब मैंने पाया कि आपके अमूमन 4-5-10 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, लगभग 10-11 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें 5-6 क्वेश्चन तो आपके बजट और आर्थिक समीक्षा से थे। किससे थे? बजट और आर्थिक समीक्षा से। तो आप बजट और आर्थिक समीक्षा का सार पढ़ो, समरी पढ़ के जाओ, आराम से कवर हो जाएगा। इसके अलावा एक कोई भी गाइड उठा लेना, सॉरी एक ही कोई भी करंट की बुक उठा लेना, जिसमें आप चाहे मूवमेंट ले लो चाहे क्रोनोलॉजी ले लो। मैं इतना से सजेस्ट करूंगा आपको, सजेस्ट करूंगा सुजस का 6 महीने का सार देख जाना। जिस भी दिन आपका पेपर हो उससे जस्ट पहले सुजस का 6 महीने का सार देख करके जाना है आपको। सारे क्वेश्चन वहीं से मिल जाएंगे आपको, अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो लास्ट में आपको टॉपिक बचता है, पारिस्थितिकी है, यूएनओ है, गांधी है और वैश्वीकरण है आपका। क्या है? वैश्वीकरण और नेहरू कॉन्ट्रीब्यूशन है आपका। इसके लिए क्या करना है आपको? तो यूएनओ वाला सेगमेंट आपका, नेहरू कॉन्ट्रीब्यूशन है आपका, है ना, ये दोनों और वैश्वीकरण वाला सेगमेंट है। इन तीनों को मैंने बहुत अच्छे से मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से कवर करवा रखा है। फिर भी यदि किसी बच्चे को समस्या है, इनका कोई अलग से कोई सोर्स नहीं है, एकमात्र सोर्स है नेहरू कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। किसके लिए? नेहरू कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए 11th क्लास। कौन सी? 11th, साथ में 12th क्लास। 11th वाली नहीं है, 11th में तो आपका इंडिपेंडेंस वाला मूवमेंट है। 12th क्लास वाली जो नई राजस्थान अध्ययन है, न्यू राजस्थान अध्ययन, इसमें नेहरू जी की पूरी फॉरेन पॉलिसी को समझाया गया है। किसको समझाया गया है? नेहरू की फॉरेन पॉलिसी। कौन सी क्लास में समझाया गया आपको? 12th क्लास वाली न्यू राजस्थान अध्ययन में। किसमें? 12th क्लास की न्यू राजस्थान अध्ययन में। वहां से पढ़ लेना नेहरू के कॉन्ट्रीब्यूशन को पूरी तरीके से। वहां पे आपको पंचशील समझौता से लेकर के एफ्रो एशिया सम्मेलन सब कुछ समझाया गया वहाँ पे। इसके अलावा जो आपके सेगमेंट हो गया पूरे पूरे, मैंने आपको बुक्स वगैरह बता दी। अब यहाँ पे बात करते हैं ब्रिटिश के हिसाब से, तो आप देखोगे 20 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके साइकोलॉजी से। किससे? 20, मतलब वो 20 क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं? आपके करंट आर्थिक समीक्षा इकोनॉमी से और यूएनओ नेहरू से। इस पोर्शन पर आप विशेष रूप से फोकस करना। इधर से मैंने इंडियन पॉलिटी वाला पोर्शन बता दिया आपको। इसके अलावा फिर मैंने क्या बता दिया आपको? हाँ, आपका इंडियन सॉरी राजस्थान हिस्ट्री वाला सेगमेंट, राजस्थान कल्चर वाला सेगमेंट, बहुत छोटी छोटी सेगमेंट है, आराम से इजी को कवर हो जाएंगे। सबसे लास्ट में रख लेना आप ज्योग्राफी बोले चाहो तो, क्योंकि जितना वेटेज इनका है वो 80 क्वेश्चन का आसपास इनका क्या हो रहा है? वेटेज हो रहा है। आप आराम से यदि इस तरह से स्ट्रेटेजी जो मैंने बुक्स बताई हैं, बुक्स का आप यूज करते हो, रेफरेंस के रूप में पढ़ते हो और अपने किसी भी एक इंस्टीट्यूट के आप नोट्स को फॉलो करते हो साथ के साथ में, तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। आप आराम से, मैं बोल रहा हूँ आपसे, 160 प्लस स्कोर कर सकते हो। कितने? 160 से प्लस क्या कर सकते हो? स्कोर ज्यादा कर सकते हो। इनके लिए मैं बता रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ आपको, आर्थिक समीक्षा और बजट दोनों चीज पढ़ के जानी है आपको। इधर भी क्या पढ़नी? केवल आर्थिक समीक्षा पढ़नी है और फॉरेन ट्रेड के बारे में देखना है आपको। किसके बारे में देखना है? फॉरेन ट्रेड के बारे में, वर्तमान में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इंडियन पॉलिटी बहुत छोटी सी है, राजस्थान पॉलिटी बहुत छोटी सी है। फिर भी कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके बाद मैं लास्ट में बात करूंगा आपसे, जो आपका एक सेगमेंट रह गया था, टाइम मैनेजमेंट और टेस्ट सीरीज वाला सेगमेंट। कौन कौन सा है? टाइम मैनेजमेंट और टेस्ट सीरीज। इसको लेकर के क्या करना है? तो ध्यान रखना, आपके 2 पेपर है। पेपर 1, फर्स्ट पेपर की मैं रणनीति आपको पूरा बता चुका हूँ। इसके अलावा पेपर नंबर 2 कौन सा? पेपर नंबर 2। तो आपको सिंपल सी गणित लगानी है। आगामी 3 महीने में आपका पेपर है, 12 घंटे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है? एक टाइम फिक्स कर लो, 12 घंटे मेरे को निकालने। यदि किसी बच्चे का सेकंड पेपर तैयार, तो क्या है, सेकंड पेपर अच्छा है, अच्छे से तैयार है, तो वो यहाँ पे टाइम के 5 घंटे, फर्स्ट पेपर को दे 7 घंटे। कितने दे? 7 घंटे। यदि किसी बच्चे का फर्स्ट पेपर अच्छे से तैयार, तो वो यहाँ पे दे 5 घंटे, यहाँ पे दे 7 घंटे। यदि दोनों में पैरेलली बैलेंसिंग अप्रोच लेकर के चलिए, 5-7 पे रेशियो रखना। कितना रखना? 5 घंटे फर्स्ट पेपर के लिए, सेकंड पेपर के लिए 7 घंटे। और टू द पॉइंट, टू द टॉपिक पढ़ते जाओगे, बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा आपके लिए? आसान हो जाएगा। इसके अलावा ये आपका टाइम मैनेजमेंट रहेगा, 5 घंटे 7 घंटे। जो एक मॉर्निंग का स्लॉट होता है, जैसे सुबह 7-8 बजे आप पढ़ने बैठ गए, तो दोपहर के 1 बजे तक आपने क्या पढ़ लिया? फर्स्ट पेपर पढ़ लिया। और शाम के टाइम से दोपहर बाद से आपने आराम करके 3 बजे से आप पढ़ना चालू किया, तो 3 से लेकर के रात को 8-9 बजे तक आपने कौन सा पढ़ लिया? सेकंड पेपर पढ़ लिया। जो पेपर पढ़ने हैं आपको, इसमें भी एक बात ध्यान रखना, जैसे 5 घंटे फर्स्ट पेपर को दे रहे हो, तो फर्स्ट पेपर के 5 घंटे में 3 घंटे तो आपको पढ़ना है। कितने घंटे पढ़ना है? 3 घंटे आपको पढ़ना है। 2 घंटे आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? एमसीक्यू प्रैक्टिस। ये स्पेशली मैं संस्कृत शिक्षा वाले विद्यार्थी हैं जिनका पेपर 28 दिसंबर को, उनको बोल रहा हूँ। कितने घंटे प्रैक्टिस करनी है? 2 घंटे डेली एमसीक्यू लगाने। इधर
जो 7 घंटे, इसमें 5 घंटे आपको पढ़ना है और 2 घंटे क्या लगाना है आपको, एमसीक्यू। क्या लगाना है, एमसीक्यू। इस बात का विशेष फोकस रखना, विशेष ध्यान रखना, क्या लगाना है, एमसीक्यू। क्यों? अब मान के चलो जैसे आज आपकी तारीख हुई है, क्या बोलते हैं, 3 तारीख हुई है, 3 अक्टूबर है आपका। आज से कल से आपने ये टाइम टेबल एप्लीकेबल कर दिया। अब सीधी सी बात है, 3 घंटे आप पढ़ो, 2 घंटे आप एमसीक्यू लगा रहे हो। आपने 2 घंटे में 50-100 भी एमसीक्यू लगा दी। कितने लगा लिए, 50 या 100 एमसीक्यू लगा लिए। मैं 100 एमसीक्यू लेकर के चल रहा हूँ आपसे, 100 या 50 के, जैसे मैं 50 का भी लेकर के चल रहा हूँ। 2 घंटे में आपने 50 लगा लिए, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो कि 30 दिन, 60 दिन, 70 दिन, 70 दिन में मैं कितने एमसीक्यू कर सकता हूँ आराम से, हंसते हंसते 4000 से ज्यादा एमसीक्यू फर्स्ट पेपर के कितने हो जाएंगे, 4000 से ज्यादा क्या हो जाएंगे आपके एमसीक्यू। इधर इधर भी आप काउंट करके देख लेंगे कितने आपके एमसीक्यू निकल सकते हैं, 4-5 हजार एमसीक्यू आपके आराम से इधर कवर हो जाएंगे। 10-12 हजार एमसीक्यू आप पूरे के पूरा क्या कर चुके हो, कवर कर चुके हो। और आपको भी खूब पता है कि लिमिटेड आपका सिलेबस है। कैसा है, लिमिटेड सिलेबस है। एक ही टॉपिक के आपने 10 से 15-20 क्वेश्चन कर लिए, जैसे प्रेमबल के आपने 20-25-30 क्वेश्चन लगा लिए, तो प्रेमबल से क्वेश्चन वही आएगा, लेकिन घुमा फिरा करके कुछ दे जाएगा। लेकिन आप तो पहले ही प्रैक्टिस कर चुके हो एमसीक्यू के माध्यम से। किसके माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से। तो क्या होगा, आपके लिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बहुत ज्यादा आसान होगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, एमसीक्यू लगाओ। दूसरी टेस्ट सीरीज लगा लो, कोई भी क्या लगा लो, टेस्ट सीरीज। फर्स्ट पेपर के लिए टेस्ट सीरीज लगाओ, सेकंड पेपर के लिए टेस्ट सीरीज लगाओ। ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करो। अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप कुछ नया पढ़ सको, क्या कुछ नया पढ़ सको। पढ़ना है तो अक्टूबर के लास्ट तक देख लो, उसके बाद तो आपको एमसीक्यू फॉलो करना। क्या फॉलो करने, एमसीक्यू। और जिन बच्चों का अभी तक कोर्स हुआ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, तो मैं फिर बोल रहा हूँ, पूरी तरीके से एमसीक्यू पे आ जाओ। किस पे आ जाओ, एमसीक्यू। दबा करके एमसीक्यू लगाओ। अरे जितने ज्यादा एमसीक्यू गलत होंगे उतना ही ज्यादा याद होगा आपको, क्योंकि सही जो क्वेश्चन होता है उस पर हमारी निगाह नहीं जाती, लेकिन जो गलत क्वेश्चन होता है उस पर हमारी निगाह 100% जाती ही जाती है। वो क्वेश्चन हमारे दिमाग में सेट हो जाता है। ये रहा आपके एमसीक्यू का पूरा पूरा पैटर्न। इसके अलावा यदि किसी भी बच्चे को कोई और डाउट हो, किसी और बुक्स के बारे में पूछना है, किसी और सब्जेक्ट की बुक के बारे में पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना। मैं उसके लिए लेकर के स्पेशल एक सेशन ले लूंगा, अलग से एक वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा यदि कोई और डाउट हो तो आप मेरे को बता देना। फिर वापस से बोल रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट 12 घंटे निकालो आराम से। 7 घंटे फर्स्ट पेपर के लिए, सेकंड पेपर के लिए 5 घंटे, या फर्स्ट पेपर के लिए 7 घंटे, 5 घंटे, सेकंड पेपर के लिए 7 घंटे। इस तरह से टाइम मैनेजमेंट रखो। और 3 घंटे आप पढ़ो, 2 घंटे आप एमसीक्यू सॉल्व करो। इन 3 घंटों में भी एक चीज फिर फोकस कर रहा हूँ मैं, विशेष रूप से आपसे फिर से कह रहा हूँ, इन 3 घंटों में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि मुझे शॉर्ट नोट्स भी तैयार करके चलना। क्या चलने, शॉर्ट नोट्स तैयार करके चलने, शॉर्ट नोट्स तैयार करके चलने ही चलने, जिससे आपका जब पेपर होगा उस टाइम ही आपके शॉर्ट नोट्स काम में आएंगे। जो पन्नों पे आप लिख करके पढ़ोगे ना, उस पन्नों को रिवीजन करना आसान रहेगा, ना कि 1500 की किसी बुकलेट को रिवीजन करना आसान रहेगा। पन्ने हैं आपके पास, जो फैक्ट याद है उसको मत लिखो, जो फैक्ट याद नहीं है उसको लिख लो, जो याद नहीं है उसको लिख लो, जो फॉर्मूला याद नहीं है फॉर्मूले को लिख लो शॉर्ट नोट्स में, और उनको पढ़ लो। क्योंकि याद है उसको बार बार पढ़ने से कोई फायदा नहीं। बात समझिए। इसके अलावा एक चीज और है, मैं शॉर्ट नोट्स की क्यों बोल रहा हूँ, तो इसके लिए एक रणनीति आप ध्यान रखना। देखो, सबसे पहले कोई तैयारी करते हैं तो उस तैयारी के पहला स्टेप क्या होता है आपका, कंटेंट। क्या होता है, कंटेंट। मैं आपको कंटेंट बता चुका हूँ कि क्या कंटेंट है आपका। एनसीईआरटी बेस ही मैंने पूरा पूरा कंटेंट बताया आपको। कंटेंट के बाद आपको क्या करना होता है, कंटेंट को करना होता है फिल्टर। क्या करना होता है, फिल्टर। क्या करना है आपको, कंटेंट को फिल्टर। एक छोटी सी प्रोसेस है, इसको समझ लो बस। क्या करना है, कंटेंट को फिल्टर करना है। आपने कंटेंट बोर्ड की बुक्स ले लिया, आपने किसी कोचिंग के नोट्स ले लिया, आपने क्या ले ली, नोट्स ले लिए, एनसीईआरटी ले ली आपने, कोई अपने गाइड ले ली। क्या ले ली, गाइड। इस गाइड को क्या करना है आपको, सबको कंटेंट को मिला करके एक फिल्टर कर लिया आपने। क्या कर लिया, फिल्टर। फिल्टर करने के बाद क्या तैयार कर लिया आपने, शॉर्ट नोट्स। क्या कर ली, शॉर्ट नोट्स आपने तैयार कर ली। अब इन शॉर्ट नोट्स को क्या करना है आपको, रिटेन करना है, याद करना है। क्या करना है, रिटेन, याद करना है आपको। याद कर लो इनको। याद करने के बाद सीधा चौथा स्टेप आता है आपको, एमसीक्यू लगाना। क्या लगाना, एमसीक्यू। दवा करके क्या लगाना है आपको, एमसीक्यू लगाना। प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट सीरीज देनी है। ये 4 स्टेप आप फॉलो कर लेना अगले 3 महीने के लिए। डेफिनेटली आपकी सफलता कोई नहीं रोक सकता। जो सामान्य शिक्षा वाले बच्चे हैं वो तो विशेष करके इस पे बेसिस फोकस करना। आपके पास अभी फ्री टाइम है, तो आप जितना हो सकता है उतना अपने कंटेंट को रीच कीजिए। ज्यादा ज्यादा पढ़िए, ज्यादा ज्यादा अपने कंटेंट को रीच कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन किसी तरह का पूछ सकते हैं आरटीएस से आपसे। आप उम्मीद लगा के एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कंटेंट को रीच करना है, कंटेंट को फिल्टर करना है, शॉर्ट नोट्स तैयार करना है, याद करना है, और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू टेस्ट सीरीज देनी है। क्या देनी है, टेस्ट सीरीज।
इसके साथ आपको एक सेगमेंट और बता देता हूँ, पी वाई क्यू वाई। कोई भी बच्चा आरपीएससी के सारे के सारे पी वाई क्यू लगा जाता है, पुराने वाले नहीं लगा पाओ तो 2021, मैं डेट नोट कर रहा हूँ, 2021 से लेकर के 2024 तक के आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी ने जितने भी एग्जाम लिए उन सबके एमसीक्यू लगा जाना। अपने टॉपिक वाइज एमसीक्यू लगा लेना, अपने सिलेबस के हिसाब से एमसीक्यू लगाना, सारे सारे मत लगाना। 2021 से 2024 तक ये सारे सारे क्या लगा देना आपको, एमसीक्यू लगा देना। मैं दावे से कह सकता हूँ आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और लास्ट में एक चीज और, नेगेटिव से बिल्कुल भी नहीं डरना। किससे? नेगेटिव से। अरे सीधी सी बात है, मान के चलो आप क्वेश्चन करके आए 70, नेगेटिव की डर की वजह से, तो स्वाभाविक सी बात है 5 7 10 क्वेश्चन की क्या होती है, हर किसी बच्चे से क्या होती है, इसलिए मिस्टेक होती है। 5 7 10 क्वेश्चन पे जाते जाते हैं, यदि आपके 10 क्वेश्चन चले गए बचे कितने आपके पास, 60 में से आपके नेगेटिव बताने के बाद 57 क्वेश्चन बचेंगे आपके, तो लगभग 114 नंबर के आसपास, आपके 110 नंबर के आसपास रहेंगे। आपका सिलेक्शन तो वैसे ही नहीं हो रहा। आप यहाँ पर लेनी आपको जबरदस्त रेस, पूरे 100 करने, 99 98 95 से ऊपर की रेंज रखनी है आपको, ये क्वेश्चन करने हैं आपको। यहाँ पे यदि आपके 10 15 20 क्वेश्चन भी गलत होते हैं तो आप आराम से 140 के आसपास तो टिक ही सकते हो, 140 के आसपास तो टिक ही सकते हो। इसलिए मैं फिर बार बार कहता हूँ इस चीज को, कोई टीचर नहीं कहता, मैं स्पेशली कहता हूँ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, और कोई डाउट हो पूछ सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रेड सेकंड की टेस्ट सीरीज हमारे सर्वज्ञ कोचिंग के ऐप पर आ चुकी है। मात्र 49 रुपये इसकी का चार्ज रखा गया है। आप जाकर के टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। मैंने खुद ने पेपर तैयार किए हैं, पूरी टीम ने पेपर तैयार किए हैं, और सारे के सारे आरपीएससी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए पेपर बनाए गए हैं। आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं दावे से कह सकता हूँ आपकी आधी से ज़्यादा तैयारी ऐसी हो जाएगी। और साथ में आपको जब पेपर देकर के आओगे तो आप देख लेना टेस्ट सीरीज से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।